हेलो एवरीवन। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जीएसटी के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर बेसिक्स ऑफ जीएसटी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। सो ये पढ़ते समय आप लोगों को ना ही कोई पीडीएफ अपने पास में रखना है, ना ही कोई टेक्स्ट बुक या मॉड्यूल अपने पास में रखना है। जस्ट एक नोटबुक और पेन अपने पास में रखिए। जो जो कंटेंट या जो जो चार्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं उसका नोटिंग करते हुए चलिए, सो दैट लेटर ऑन आपको वो रिवाइज करने में आसानी होवे। अब जीएसटी का जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर स्टडीइंग बेसिक्स ऑफ द जीएसटी, वी आर गोइंग टू आंसर फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाई जीएसटी। तो सर जीएसटी आया क्यों। दूसरा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का जो लॉ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ दिस न्यू टैक्सेशन का रिजीम। इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है जो हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रिजीम हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट किया है। एंड वी विल स्टडी सम मिसलेनियस थिंग्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समथिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल, कि जीएसटी काउंसिल क्या है, हाउ इट वर्क्स, अबाउट जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चार फंडामेंटल क्वेश्चंस हमने आप लोगों को दिए हैं, इनके अभी हमको आंसर्स जानने हैं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द जीएसटी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाई जीएसटी। जीएसटी क्यों आया हमारे कंट्री में। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाई जीएसटी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने के पहले, उसके पहले का हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं अभी यहाँ पे। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी। सर ऐसा क्यों, व्हाई लाइक दिस। बिकॉज इंडिया में जीएसटी जो आया है वो आया है 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से हमारे पास जीएसटी आया है। क्या सर इसके पहले कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था। तो अगर इसके पहले अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स था, तो फिर हमने उसको चेंज कर कर जीएसटी क्यों लाया। टू आंसर दिस फ्यू क्वेश्चंस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी। जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था, जब हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, एट दैट टाइम हमें यह भी पता चलेगा कि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का या पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर का क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे या क्या क्या प्रॉब्लम्स थे इन दी अर्लियर और ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी। सो इंडिया में जीएसटी आने से पहले देयर वर मल्टीपल टैक्सेस, देयर वर मल्टीपल टैक्सेस एंड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लॉज भी इन प्रेजेंट में या एग्जिस्टेंस में थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो था उसे हम कहते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का लॉ था। ये जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ये लेवी या ये चार्ज कौन करता थे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। ये किसके ऊपर चार्ज करती थी, ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब इंडिया में अगर कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा या प्रोडक्शन होगा, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट
उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी। तो पूरे इंडिया में एक लॉ था विच वॉज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सो वेन एवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स इन इंडिया, तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाती थी या चार्ज की जाती थी। एक दूसरा जो लॉ था उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक था वैट और एक था सीएसटी। वन वॉज वैट एंड अनदर वॉज सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी कि सीएसटी। अब ये सब दो अलग अलग चीजें क्या है? बेसिकली ये जो वैट और सीएसटी है ये चार्ज किया जाता था सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर। सो अगर आप इंडिया में कोई भी गुड्स का अगर सेल्स करोगे तो इंडिया में एक तो वैट लगता था या फिर सीएसटी लगता था। अब इसमें सर वैट क्या है? तो सेल को भी हम लोगों ने दो कैटेगरीज में या दो पार्ट में बांटा था। एक को हम कहते हैं सेल्स विद इन द स्टेट, सेल्स विद इन द स्टेट। इसी का दूसरा नाम होता है इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब सेल्स विद इन दी स्टेट। हम जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में हम लोग सेल्स करते हैं। तो अगर आप विद इन द स्टेट सेल करोगे यानी आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हो, आप अगर आप उसी पर्टिकुलर में स्टेट में ही सेल करते हो, मतलब सेलर भी महाराष्ट्र का है और परचेसर भी महाराष्ट्र का है, तो उसे हम कहते थे दैट इट इज इंट्रा स्टेट सेल्स। सो अगर सेल्स विद इन द स्टेट होता है, सेल्स विद इन द स्टेट होता है तो उसके ऊपर क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट, जो कि लेवी करती थी स्टेट गवर्नमेंट। जहां पर सेलर भी महाराष्ट्र में है, परचेसर भी महाराष्ट्र में है, या फिर सेलर भी गुजरात में है, परचेसर भी गुजरात में है, तो लगता था वैट। लेकिन सर व्हाट विल हैपन व्हेन सेल इज बिटवीन या फिर आउटसाइड दिस स्टेट, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सेल्स। यानी कि सेलर मान लेते हैं महाराष्ट्र में है, परचेसर मान लेते हैं गुजरात में है या तमिलनाडु में है या किसी और स्टेट में है। तो अगर आउटसाइड द स्टेट जाके अगर आप सेल करते हो तो उसके ऊपर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि लेवी करती थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन वैट एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, बिकॉज वो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। तो महाराष्ट्र का वैट लॉ अलग रहेगा, गुजरात का अलग रहेगा, राजस्थान का अलग रहेगा। एंड देयर वाज इन एडिशन वन सेंट्रल सेल्स टैक्स इन प्लेस। तो एक हो गया कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सर तो आपको एक्साइज ड्यूटी चार्ज करनी है। उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को अगर मैं सेल कर रहा हूं तो एक तो मैं वैट चार्ज करूंगा या तो फिर मैं सीएसटी चार्ज करूंगा। इसके अलावा भी कुछ और टैक्सेस थे हमारे पास, जैसे कि थर्ड में हम कहते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये कौन लेवी करता था? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके ऊपर लेवी होता था? ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब अगर मैं आपको किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करूं, इफ आई एम प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज टू यू, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज करती थी? सर्विस टैक्स चार्ज करती थी। देन वी हैड मल्टीपल स्टेट लेवल टैक्सेस। स्टेट लेवल टैक्सेस का मतलब क्या होता है इसमें? जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी अलग अलग स्टेट में। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम इसको कह सकते हैं जैसे कि एंट्री टैक्स, ठीक है, ऑक्ट्रॉय, ठीक है ना, लोकल बॉडी टैक्स एलबीटी जो म्युनिसिपैलिटी भी लेवी कर सकती है। सो अलग अलग स्टेट लेवल के बहुत सारे टैक्सेस थे। प्लस प्लस देयर वाज
और आई शुड से देयर इज कस्टम्स ड्यूटी, जो कि अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, एंड इट इज चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो जीएसटी आने के पहले इन प्रिंसिपल मोटा मोटा तौर पे हमारे पास में इतने तरह के टैक्सेस थे, जिसमें अगर मैं कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं एज अ मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी। सो इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो मुझे क्या पे करना पड़ता था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूंगा, तो वो सेल करते समय मुझे क्या पे करना पड़ता था? वैट या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन विच आई एम लोकेटेड और दैट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन आई एम एंटरिंग इनटू। अगर मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूँ या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे सर्विसेज टैक्स का पे करना पड़ता था। जितना भी सर्विसेज टैक्स है या सर्विस टैक्स है, मुझे वो पे करना पड़ेगा। और ओवर एंड अबव दिस, इसके अलावा भी मेरे पास मल्टीपल स्टेट टैक्सेस या स्टेट लेवीज भी थी, और इसके साथ में एक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो पहले भी थी और जो आज भी लेवी की जाती है। तो ये था ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अगर इसी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को अगर मुझे एक बार फिर से अंडरस्टैंड करना है या एक बार फिर से समझना है, तो मैं क्या कहूँगा कि सर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था। एक हमारे पास में थी सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये एक था। दूसरा सर हमारे पास में सेल्स टैक्स था, ठीक है। तीसरा सर्विसेज टैक्स या सर्विस टैक्स, ठीक है। चौथा वेरियस स्टेट लेवल टैक्सेस। पांचवा कस्टम्स ड्यूटी। ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे। अब इन हर एक टैक्स का, एवरी टैक्स हैज ओन टैक्सेबल इवेंट, हर एक टैक्स का अपना खुद का एक टैक्सेबल इवेंट भी था। जैसे एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्सेबल इवेंट था, एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्सेबल इवेंट था, वो था मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर मैं इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करूं या प्रोडक्शन करूं, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। हमारे सेल्स टैक्स जो हमने देखा, इसका टैक्सेबल इवेंट क्या था? तो सर इसका टैक्सेबल इवेंट था सेल, इसका टैक्सेबल इवेंट क्या था? सेल ऑफ गुड्स। अगर हम कोई भी गुड्स का सेल करेंगे, तो उसके ऊपर हम क्या चार्ज कर रहे थे? वी वर चार्जिंग सेंट्रल एक्साइज, सॉरी वी वर चार्जिंग सेल्स टैक्स। अगर हम कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चर करके उसको अगर आगे हम सेल्स कर रहे हैं, तो हम लोग क्या चार्ज कर रहे थे? सेल्स टैक्स। लेकिन ये जो सेल्स टैक्स है, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक किया गया। एक सेल्स को बोला गया इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा स्टेट सेल्स, यानी कि सेल्स विद इन द स्टेट, बराबर है। इंट्रा स्टेट सेल, जहाँ पे सेलर और परचेसर दोनों एक ही स्टेट में है। तो अगर आपका इंट्रा स्टेट सेल होता है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते थे? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट। और अगर आप सेल आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो, यानी कि इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, आप अपने स्टेट के बाहर जाके सेल कर रहे हो, सेलर महाराष्ट्र में है, परचेसर गुजरात या तमिलनाडु में या कोई और स्टेट में है, तो इसके ऊपर हम चार्ज करते थे सीएसटी, ठीक है। प्लस यहाँ पर स्टोरी हमारी क्लोज नहीं होती, इतना वो करके हमारा दिल नहीं भरता है। प्लस हमारे पास में सर्विसेज टैक्स भी था,
जो कि चार्ज करते थे हम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर। सो अगर आप इंडिया में किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर हम लोग क्या चार्ज करते थे, सर्विस टैक्स। वी वर यूज्ड टू चार्ज सर्विस टैक्स ऑन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अस और रिसीव्ड बाय अस। तो हमारे सर्विसेज के ऊपर क्या था, सर्विस टैक्स। प्लस स्टेट लेवल के बहुत सारे टैक्सेस थे हमारे पास में, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंट्री टैक्स, या फिर कुछ जगह पर थे परचेस टैक्स, या कुछ और नाम से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड कस्टम्स ड्यूटी जो पहले भी थी या जो आज भी है वो लेवी की जाती है इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। सो अगर आप गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर क्या लेवी की जाती थी या क्या लेवी की जाती है आज भी, कस्टम्स ड्यूटी। सो दिस वाज द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग ये ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इफ वी स्टडी दिस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, या अगर हम इसको देखते हैं, तो आप लोग सोचिए एज अ बिजनेस फ्रेटर्निटी या एज अ टैक्स पेयर और एज अ गवर्नमेंट या एज अ गवर्नमेंट हमें इस ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या इश्यूज या क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखती है। What are the issues or problems you find in the old indirect tax structure? अब मान लेते हैं आप एज अ बिजनेस मैन हो और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आप बिजनेस करोगे, सो इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस और आप लोगों को मैं बोलूं कि इंडिया में अगर आपको काम करना है तो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो आपको फॉलो करना है। तो अगर आप इसको देखते हो, अगर आप इस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को देखते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स या क्या इश्यूज लगते हैं while following the old indirect tax structure, जरा सोचिए। और आगे का वीडियो देखने से पहले सोचकर अपने जो जो इश्यूज है, जो जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को ध्यान में आ रहे हैं, उसे एक पेपर पर या एक पेज पर लिख लीजिए। एंड देन वी विल कंपेयर इश्यूज जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए और इश्यूज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है या कितना डिफरेंस है। तो मेजरली व्हाट काइंड्स ऑफ इश्यूज, चाहे आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बोलिए या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलिए, यानी कि कंट्री एज अ होल क्या क्या इश्यूज हम लोग फेस करने वाले हैं या फेस करते थे इन दी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं अपना इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा है, तो सर यहाँ पे टू मेनी टैक्सेस है। एक्साइज अलग है, सेल्स टैक्स अलग है, और सेल्स टैक्स में भी हर एक स्टेट गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीएसटी अलग है, सर्विस टैक्स अलग है, स्टेट लेवल के टैक्सेस अलग है, कस्टम्स ड्यूटी अलग है। सो देयर आर सर टू मेनी टैक्सेस फॉर मी। सो एज अ बिजनेस और एज अ कंट्री व्हाट आई विल से, सर देयर आर मल्टीपल टैक्सेस और मल्टीपल टैक्स लॉज। मल्टीपल टैक्सेस और मल्टीपल टैक्स लॉज। एक ही कंट्री के अंदर एक ही चीज के लिए कहीं पर आप एक्साइज चार्ज कर रहे हो, कहीं पर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हो, कहीं पर सर्विस टैक्स है। सो मल्टीपल टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस है या बहुत सारे लॉज है सर टैक्स के लिए। दूसरा, अब अगर सर इतने सारे टैक्सेस है तो सबका मुझे क्या आएगा, कंप्लायंस का बर्डन आएगा। सबका कंप्लायंस का बर्डन ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि एक्साइज का अलग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी अलग भरनी पड़ेगी, सेल्स टैक्स का अलग रिटर्न रहेगा, उसका टैक्स अलग भरना पड़ेगा, सर्विस टैक्स का अलग कंप्लायंस रहेगा, उसका रिटर्न अलग रहेगा, सबके अपने अपने अलग अलग ऑडिट है। तो मल्टीपल टैक्सेस और टैक्स लॉस एंड प्लस उसका बहुत सारा कंप्लायंस। और इन सब का अगर मैं कंप्लायंस करूंगा, ऑडिट करूंगा और सब अगर चीज देखूंगा, तो उसका जो इम्पैक्ट निकलेगा, उसका इम्पैक्ट निकलेगा कि ये सारा सिस्टम कॉस्टली बन जाएगा। तो जो हमारी कॉस्ट रहेगी टैक्सेस का कंप्लायंस करने की या टैक्सेस का अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करने की, उसकी कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी। इट विल बी कॉस्टली अफेयर। ठीक है। चौथा,
अगर हम लोग इसको देखते हैं ठीक से, तो जैसे मैंने कहा कि सेल्स टैक्स में ये जो वैट है अपना, ये जो वैट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्टेट लेवल है, मतलब हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंडिपेंडेंट वैट लॉ रहेगा। तो जितने स्टेट्स उतने अलग अलग उनके वैट लॉज। ये जो वेरियस स्टेट लेवल लेवीज है, ये हर एक स्टेट में अपनी अपनी अलग अलग लेवी रहेगी। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का वैट लॉ कहता है कि ये जो राइटिंग पेन है इसके ऊपर 4% वैट, और किसी अनदर स्टेट का वैट लॉ कहता है कि ये जो राइटिंग पेन है इसके ऊपर 5% वैट। मतलब मान लेते बोला कि महाराष्ट्र में इसके ऊपर 4% वैट है, लेकिन राजस्थान में इसके ऊपर 5% वैट है। तो क्या हुआ, पेन तो एक ही है, पेन तो एक ही है, बट स्टेट वाइज इसकी प्राइजेस चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ वैट। तो हमें क्या देखने मिलता है, या हमें क्या देखने मिलता था इन दी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, वो ये था कि वन नेशन मल्टीपल टैक्सेस, या फिर वन नेशन मल्टीपल मार्केट्स। एक नेशन का एक कॉमन मार्केट हम डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि जिस स्टेट के वैट लॉ में कुछ हमें बेनिफिशियल है एज अ बिजनेस, तो हम उस स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। सो विल ट्राई टू गो इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ताकि हमें वहां पे फायदा मिले। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक टैक्स के वजह से एक पर्टिकुलर स्टेट को डिसएडवांटेज हुआ और किसी दूसरे स्टेट को एडवांटेज हुआ। मतलब जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स कम है उस स्टेट को फायदा हुआ, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है उस पर्टिकुलर स्टेट को नुकसान हुआ। सो वन नेशन मल्टीपल मार्केट्स और मल्टीपल टैक्सेस हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं डबल टैक्सेशन, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन कैसे हो रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे मान लेते हैं मैं ये बॉल्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, या मैं बॉल्स के बिजनेस में हूं, ठीक है, तो दिस इज अ बॉल, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, जब मैं इसका मैन्युफैक्चर करूंगा, पहले मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद में मैं इसको सेल करूंगा। सो मान लेते मैंने इसको मेरे होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने इसे रिटेलर को बेचा, और रिटेलर ने इसे किसको बेचा, अल्टीमेट कस्टमर को बेचा। ये सिस्टम। तो होगा कैसे कि जब आप मैन्युफैक्चर करोगे, जब आप मैन्युफैक्चर करोगे तो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर मैं इसके ऊपर पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या चार्ज करता था। देखिए अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में हम लोग क्या चार्ज करते थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सो जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो एज अ मैन्युफैक्चरर मैं इसके ऊपर कोई एक टैक्स चार्ज करूंगा। सो एज अ मैन्युफैक्चरर मैं इसके ऊपर क्या चार्ज करने वाला हूं, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो सेल के ऊपर मैं वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स के नाम पे मैं सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन। तो मैं वैट और सीएसटी के नाम पे इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा। रिटेलर ने भी आगे कस्टमर को सेल किया तो ये भी क्या चार्ज करेगा, वैट और सीएसटी चार्ज करेगा। तो इस सब में क्या हुआ, बॉल तो सर एक ही बना, लेकिन इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज हो गया, वैट भी चार्ज हो गया, एक बार वैट और भी चार्ज हो गया। तो जितने बार ये ट्रांजैक्शन का आगे चेन चलते जाएगा उस उतने बार उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन। और ये कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है इसकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई जो हमारे अल्टीमेट कस्टमर को मिलने वाला है। तो सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लेते हैं सिर्फ 100 रुपीज थी हमको, लेकिन उसके ऊपर हमने एक्साइज चार्ज किया, वैट चार्ज किया, सीएसटी चार्ज किया, और ये सब चार्ज करने के बाद में इसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। और ये प्राइस के बढ़ने के वजह से, ये प्राइस के बढ़ने के वजह से अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा रहेगा, जो हमारी महंगाई है या इन्फ्लेशन है वो भी ज्यादा रहेगा।
इसके अलावा अगर हम हमारे इंडिया को कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट से, या इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन बिजनेस के फ्रेटर्निटी का कोई बंदा अगर इंटरनेशनल मार्केट में इस टैक्स सिस्टम के साथ में अगर कुछ बिजनेस करना चाहे तो उसे इट विल नॉट बी मच कॉम्पिटेटिव। वाई? क्योंकि ये क्या कहेगा, सर मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्राइस है, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो तो मेरे हिसाब से करेक्ट है, लेकिन आपने ये जो इतने सारे टैक्सेस चार्ज किए, इतने सारे टैक्सेस चार्ज करने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में मेरी प्राइस बढ़ गई, तो मेरे लिए एक्सपोर्ट करने के इंसेंटिव्स कम हो गए। सो दिस मच इम्पैक्ट इट वाज हैविंग ऑन दी मार्केट साइड, कि एक बिजनेस वाले को अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले इन सारी चीजों के बारे में सोचेगा। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान होता है इससे? गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा हो गई, या फिर इसी को हम अलग वर्ड्स में कहते हैं हाई टैक्स कलेक्शन कॉस्ट। सर ऐसा क्यों? अब अंडरस्टैंड कीजिए, हमने कहा बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत सारे टैक्सेस है, तो क्या होगा? सो व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं, लेट्स थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, इसका एक अलग ऑफिस रहेगा, इसका एक अलग ऑफिस रहेगा, तो उसका जो भी रेंट है या जो भी उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है एक्सेट्रा लगते रहेगा। सिमिलरली उसके एम्प्लॉयज की, जो भी उस ऑफिस में एम्प्लॉयज रहेंगे उनकी सैलरीज, सिमिलरली लॉ में जो भी लिटिगेशन होंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में वो एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है ना। तो लीगल चार्जेस, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने केस कर दिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टैक्स तो लीगल चार्जेस भी रहेंगे, प्लस अदर एक्सपेंसेस तो रहने ही रहने वाले हैं। सो वी विल हैव अदर एक्सपेंसेस। ये किसके लिए? सिर्फ एक्साइज के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक्साइज के लिए रहेगा? नहीं। सिमिलरली जो भी हमारे अलग अलग टैक्सेस है, यानी कि सिमिलरली similar kind of expenses will be there for service tax। हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो वैट रहेगा, वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना ऑफिस रहेगा, वैट का खर्चा होगा, बराबर है। सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अदर टैक्सेस होंगे। तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट होल और एज अ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। अब अगर इतने सारे टैक्सेस है तो देयर इज मोर रूम फॉर टैक्स इवेजन, करप्शन, उसके भी रूम ज्यादा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, जिसमें हम जीएसटी आने के पहले का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर अगर हम लोग चेक करते हैं उसमें हम लोगों ने देखे। सो दिस मच ऑल प्रॉब्लम्स वी फेस्ड। तो इस सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन कहकर, अ सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स कहकर हम लोगों ने जीएसटी लाया। सो सॉल्यूशंस फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम ऐसा मान के चलते हैं, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के नाम पर हम लोगों ने क्या लाया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया, जीएसटी लाया। तो जीएसटी में ये कहा गया है कि ऐसा जीएसटी का अगर आप लोगो देखोगे तो उसके सामने ऐसा एक वन लिखा है, सो विच सेज समथिंग लाइक दिस, वन नेशन एक देश, वन टैक्स एक टैक्स, एंड वन मार्केट एक बाजार या एक मार्केट। सो जीएसटी को कहा गया है वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट। जो भी मल्टीपल इश्यूज या मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, उन सारे मल्टीपल इश्यूज या मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंगल क्योर बोलकर जीएसटी लाया गया। तो सर जीएसटी में और ये पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड दिस ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो समझने के पहले
Let's try to understand meaning of two things. One is taxable event, taxable event, ठीक है, taxable event एक हो गया, and another one which we need to understand, tax collection event. तो एक हो गया हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट और एक हो गया हमारे लिए टैक्स कलेक्शन इवेंट. टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? ये ऐसा इवेंट है, ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करने की अथॉरिटी, राइट या पावर आ जाएगी. सो इट इज द इवेंट ऑन विच टैक्स इज चार्ज्ड. जैसे मैंने कहा था एक्साइज में क्या था? मैन्युफैक्चर था. सेल्स टैक्स में क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स था. सर्विस टैक्स में क्या था? सर्विस प्रोवाइडिंग है या था. तो दिस इज अ टैक्सेबल इवेंट. दूसरा, पहले टैक्सेबल इवेंट होगा तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स चार्ज करने की पावर आ जाएगी, तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर लेगी. वो टैक्स चार्ज करने के बाद में गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट जिस फॉर्मेट में करेगी या जिस डेट को करेगी, तो उसको हम कहते हैं टैक्स कलेक्शन इवेंट. सो एक इज वन इज टैक्सेबल इवेंट, अनदर वन इज टैक्स कलेक्शन वाला इवेंट. तो जीएसटी में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन इन द जीएसटी, हम लोगों ने बोला सर ये जो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट, सेल्स इज डिफरेंट, सर्विस इज डिफरेंट, तो इसके जगह पर ये सारे टैक्सेबल इवेंट को जो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट से इनको हटा दो एंड लेट्स कीप वन सिंगल टैक्सेबल इवेंट. सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट रखते हैं जो कि होगा कंबाइंड इवेंट ओनली और ओनली वन टैक्सेबल इवेंट फॉर एंटायर नेशन. सो ये करने के लिए जीएसटी में हम लोगों ने क्या कर दिया? इन जीएसटी वी मेड टैक्सेबल इवेंट एज अ सप्लाई. सो हमने जीएसटी में एक ही टैक्सेबल इवेंट किया जिसको हमने नाम दिया सप्लाई. ठीक है. सो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई. सो सप्लाई इट इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी. सो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट टेक केयर का हम लोगों ने सप्लाई. ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सो टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी क्या है? अगर कोई ये पूछेगा तो वो क्या है हमारे लिए? सप्लाई है. सो वी हैव अ वन टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी विच इज नोन एज सप्लाई. ठीक है. सो जो पुराने लॉ में जो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स की वजह से जो मल्टीपल लॉज या मल्टीपल एक्ट्स बनते थे, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने एक ही एक्ट बना दिया जीएसटी और उसमें बोल दिया कि टैक्सेबल इवेंट विल बी ओनली वन, दैट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सो एक मार्क का ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी लॉ में टैक्सेबल इवेंट क्या है. तो सर इट इज अ सप्लाई. सप्लाई किस चीज का सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अब अगर हम इसके आगे जाते हैं तो ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को दो पार्ट्स में बांटा गया है. इस सप्लाई को दो पार्ट्स में बांटा गया है. एक को बोला गया है सप्लाई विद इन द स्टेट और एक बोला गया है सप्लाई आउटसाइड या फिर बिटवीन स्टेट. मतलब एक क्या रहेगा? मान लेते हैं सप्लायर भी महाराष्ट्र का, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का, तो उसको हम कहेंगे सप्लाई विद इन द स्टेट. और अगर सप्लायर किसी एक स्टेट में है और रिसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट में है, मतलब मान लेते हैं सप्लायर इज इन महाराष्ट्र बट रिसिपिएंट इज इन दिल्ली, तो इसको हम कहेंगे सप्लाई आउटसाइड या बिटवीन दी स्टेट्स. ये जो सप्लाई विद इन द स्टेट हुआ है, ये जो सप्लाई विद इन द स्टेट आप लोगों ने देखा है, इसी का दूसरा नाम है जो हमने पहले भी पढ़ा था. दूसरा नाम क्या है इसका? इंट्रा स्टेट सप्लाई. और ये आउटसाइड द स्टेट जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई.
ठीक है। सो एक हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। तो एक मेरे पास में है सप्लाई विद इन द स्टेट, जिस स्टेट में आप लोग बिजनेस कर रहे हो या काम कर रहे हो उस स्टेट के अंदर में आप सप्लाई कर रहे हो। एक हो गया हमारे पास में सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, मतलब आप उस पर्टिकुलर स्टेट के बाहर जाके सप्लाई कर रहे हो। एक को हमने कहा इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक को हमने कहा इंटर स्टेट सप्लाई। ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, ये जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है या विद इन द स्टेट सप्लाई होता है, इसके ऊपर हम चार्ज करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CGST। एक दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम कहते हैं SGST, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो UTGST। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो हम इसके ऊपर चार्ज करते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम कहते हैं IGST। तो GST लॉ में क्या कर दिया कि सर वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए। तो हमने टैक्सेबल इवेंट को कंबाइन करके एक ही बता दिया दैट अवर टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब अगर आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विसेज सप्लाई करो या दोनों सप्लाई करो तो हम आपके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, सिर्फ GST चार्ज करेंगे। लेकिन इस सप्लाई को भी दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। एक बोला गया सप्लाई विद इन द स्टेट, जिसको हमने कहा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक बोला गया सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, जिसको हमने कहा इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप सप्लाई विद इन द स्टेट करते हो तो दो तरह के टैक्सेस आपके ऊपर चार्ज किए गए। एक को हमने कहा CGST और दूसरे को हमने कहा SGST। और अगर आप आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर हम एक ही टैक्स चार्ज करेंगे, जिसको हमने कहा IGST। अगर आप लोगों ने होटल में या कहीं पर खाना वगैरह खाया होगा या कहीं पर टैक्स पे कर कुछ परचेस किया होगा तो उसके ऊपर दो टैक्सेस लगे होंगे, एक CGST और एक SGST लगा होगा। विद इन द स्टेट ही किया होगा आपने ट्रांजैक्शन, में ये मान के चल रहा हूँ। और वही अगर महाराष्ट्र का बन रहा, महाराष्ट्र के बाहर अगर सेल करेगा तो वो क्या चार्ज करेगा, IGST चार्ज करेगा। तो ये जो एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जो दो टैक्सेस लेवी किए गए, CGST एंड SGST, ये जो एक ट्रांजैक्शन पे जो दो अलग अलग टैक्सेस लेवी किए गए, इसको GST में कहा गया ड्यूअल GST मॉडल। ड्यूअल GST मॉडल मतलब एक ट्रांजैक्शन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना टैक्स लेवी किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना टैक्स लेवी किया, उसको कहा गया ड्यूअल GST मॉडल। ठीक है। सिमिलरली अगर IGST अगर आते हैं आप, तो IGST में तो सर आपने तो फिर एक ही टैक्स लेवी किया गया, ये ऑन पेपर एक ही दिखता है, बट एक्चुअल में जो IGST का रेट है इट इज सम इक्वल टू, इसका जो GST रेट चार्ज करने का जो रेट होता है इट इज सम इक्वल टू CGST प्लस CGST प्लस SGST चार्ज ऑन द सिमिलर ट्रांजैक्शन। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर CGST 9% का है, SGST 9% का है, तो अगर आप विद इन द स्टेट करोगे तो CGST के नाम पे 9% लगेगा, SGST के नाम पे 9% लगेगा, और अगर आप वही आउटसाइड द स्टेट करोगे तो IGST के नाम पे सीधे 18% टैक्स लग जाएगा। अगर CGST 6% है, SGST 6% है, तो IGST विल बी 12%। तो IGST का रेट इज सम इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू CGST एंड SGST चार्ज ऑन द सिमिलर ट्रांजैक्शन। और ये फिर IGST डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइड होगा स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट रूल्स, जो हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो एक तो चीज क्लियर हो गई सर कि GST में टैक्सेबल इवेंट एक ही है, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और सप्लाई के सर दो पार्ट है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि सप्लाई विद इन द स्टेट,
और एक इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। लेकिन यहां पर भी स्टोरी क्लोज नहीं होती है। अब अगर हमें जीएसटी में समझना है डिटेल्ड में, और वी नीड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड जीएसटी अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉज passed under जीएसटी। जीएसटी में हमको कितने लॉज की स्टडी करनी पड़ती है? एक, सबसे पहले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीजीएसटी। एक हमको पढ़ना पड़ता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी एक्ट। दूसरा, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी वाला कुछ है तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल कॉल इट अ यूटीजीएसटी। तीसरा, थर्ड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम कहते हैं आईजीएसटी। एंड इसके अलावा एक फोर्थ वन भी है जिसको हम कहते हैं कॉम्पेंसेशन सेस। ठीक है, ये फोर्थ वन को वी विल स्टडी लेटर ऑन, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा फोकस रखते हैं इन तीन के ऊपर। तो जीएसटी लॉ के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आईजीएसटी एक्ट पास किया, एक सीजीएसटी एक्ट पास किया, दो एक्ट पास किए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जीएसटी लॉ के अंदर में ये जो सीजीएसटी है ये किसने पास किया हमारी, दिस इज पास्ड बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो सर आईजीएसटी ये भी किसने पास किया, इट इज पास्ड बाय अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी ने एसजीएसटी एक्ट पास किया। सर ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज जीएसटी इज टू बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी को शेयर करेगी, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक एसजीएसटी एक्ट भी पास किया। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र का एसजीएसटी लॉ अलग है, गुजरात का एसजीएसटी लॉ अलग है, उत्तर प्रदेश का एसजीएसटी लॉ अलग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जीएसटी के अंदर में एडवांटेज ये है कि ये जो एसजीएसटी एक्ट जो बने हैं अक्रॉस द स्टेट दे आर सिमिलर और दे आर इन सिंक। अक्रॉस द स्टेट वो क्या है, सिमिलर है या एक सिंक में ही चलते हैं। इसलिए मुझे ज्यादा टैक्स कंप्लायंस करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। सो इट इज बेनिफिशियल टू मी एज फार एज टैक्स कंप्लायंसेस आर कंसर्न। तो जीएसटी के अंदर में इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस या मल्टीपल लेवीज हमारे पास आई है, यानी मल्टीपल लॉज आए हैं हमारे पास। अब अगर हमें थोड़ा और समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ जीएसटी, सर जीएसटी के फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ जीएसटी, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कहें इसके सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले ए में हम सबसे पहला पॉइंट कहेंगे यहाँ पे कि सर टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। ठीक है ना, हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या है सर, सप्लाई है। सप्लाई किस चीज का सर, सर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सर जीएसटी में हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या है सर, सप्लाई।
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। 5 मार्क का अगर सवाल आ गया कि सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो हमें वो लिखते आना चाहिए कि सर जीएसटी के फीचर्स क्या है। इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहला फीचर क्या है? सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दूसरा, अभी हमने ऊपर देखा था कि जीएसटी क्या है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 टैक्सेस लगते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से। सो जीएसटी जो है हमारा, इट इज अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। सो वी हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगेंगे। और ये अगर ड्यूअल जीएसटी मॉडल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो हम कहेंगे कि सर इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आप करोगे, यानी कि विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई करोगे तो इसके ऊपर क्या क्या लगेगा? तो इसके ऊपर सर एक तो आएगा हमारा सीजीएसटी, दूसरा हमारा आएगा एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी। लेकिन सर ये जो आईजीएसटी लग रहा है, इट इज चार्ज अ सम इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो सीजीएसटी का रेट लगेगा या जो एसजीएसटी का रेट लगेगा, दोनों को मिलाकर जो सम आएगा वो एक रेट लगेगा आईजीएसटी का। तीसरा, सो 1 2 3 4 हमने देख लिए, 1 2 3 4। और क्या फीचर्स होंगे सर जीएसटी के? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जीएसटी, फीचर्स ऑफ जीएसटी। अगला फीचर होगा दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब, मान लेते हैं आपका सप्लायर जो है, गिव मी अ सेकंड। सो जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स किस तरीके से कहते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो मान लेते हैं आपका जो सप्लायर है, आपका जो सप्लायर है ये किसी ना किसी को सेल करेगा। सो देयर विल बी वन सप्लायर, देयर विल बी वन रिसिपिएंट। आपका जो सप्लायर है मान लेते हैं ये महाराष्ट्र में है, और आपका जो रिसिपिएंट है मान लेते हैं वो गुजरात में है। तो हम क्या कहेंगे? गुड्स आर डेस्टिन्ड टू बी, गुड्स आर डेस्टिन्ड टू बी एट गुजरात। तो ये एक अलग स्टेट में है और ये एक अलग स्टेट में है। सो हम क्या चेक करते हैं? गुड्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन चेक करते हैं। सो इनका डेस्टिनेशन आउटसाइड द स्टेट जा रहा है सर, इसके लिए इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? आईजीएसटी चार्ज करेंगे। सो दैट मीन्स व्हाट वी से दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। So we look at the what is the destination of the goods, ultimate और end point of the goods कहाँ पर जा रहा है, accordingly हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं उसके ऊपर। That it is a destination based tax। ठीक है, इसके ऊपर हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो भी मैं आपको जीएसटी के फीचर्स अभी बता रहा हूँ, हर एक फीचर के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बन सकता है, एक सेपरेट वीडियो हो सकता है। सो अभी आपको सिर्फ फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लेने का है, दिमाग में मोटा मोटा तौर पर डाल लेने का है कि सर दीज आर दी फीचर्स। हर एक को डिटेल में इन डेप्थ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जीएसटी जो है, ये जो पूरा कंप्लायंस है जीएसटी का या पूरा मैकेनिज्म है, वो करना पड़ता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के ऊपर, जीएसटीएन। जीएसटीएन इज नथिंग बट अ वेबसाइट और अ नेटवर्क और अ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जहां पर आप जीएसटी का पूरा कंप्लायंसेस करते हो। So entire compliances and all other things are to be done at the goods and services tax network के ऊपर, GSTN के ऊपर। इसके अलावा we have one recommendatory body जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल।
जीएसटी काउंसिल मतलब क्या, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया या जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया। सो वी हैव वन रिकमेंडेटरी बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। सो काउंसिल क्या करती है? दिस काउंसिल recommends to central government and state government regarding what are the changes or issues faced in the GST. So GST में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है या कुछ चेंजेस करना है तो ये जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ओपिनियन वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फीचर्स में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सबसे पहले सर टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई है। ड्यूअल जीएसटी का मॉडल है। इंट्रा स्टेट सप्लाई अलग है जिसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई अलग है जिसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, विच इज सम इक्वल टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सही है कि हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का एंड लोकेशन और डेस्टिनेशन कहाँ पर है, और इसका सारा कंप्लायंसेस और सारा मैकेनिज्म यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न भरना एंड ऑल अदर थिंग्स आर टू बी डन बेस्ड ऑन जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एंड एट द सेम टाइम वी हैव वन गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो कि एक रिकमेंडेटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती है फॉर द पर्पज ऑफ मॉडिफिकेशंस, चेंजेस और कंप्लायंसेस अंडर द जीएसटी लॉ। दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ द जीएसटी। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल फीचर्स एज वेल, देयर आर मोर फीचर्स एज वेल, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स आप लोग पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक एक फीचर आपको समझ में आएगा। ये हर एक फीचर के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, जैसे सप्लाई के ऊपर एक अलग चैप्टर है, जीएसटी काउंसिल का एक अलग टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का अलग टॉपिक है, या इंट्रास्टेट सप्लाई को किस तरीके से बाइफरकेशन करते हैं उसका भी एक अलग टॉपिक है। बट फॉर द टाइम बिंग आप लोग सिर्फ इतने ही फीचर्स ध्यान में रखो। तो अभी तक इस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक के हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया सर व्हाई जीएसटी, जीएसटी क्यों है। ये समझने के लिए हम लोगों ने ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद में हमने जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर भी पढ़ा। तो स्ट्रक्चर भी वी आर डन विद दिस। देन जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर के जो डिसएडवांटेजेस थे उनको मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने जीएसटी लाया। फिर हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट को समझेंगे। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टैक्स स्ट्रक्चर प्रायर टू जीएसटी क्या था, जीएसटी आने के पहले का टैक्स स्ट्रक्चर क्या था। तो हम लोगों ने ये देखा कि सर हमारे पास में जीएसटी आने के पहले बहुत सारे टैक्स के लॉस थे, अलग अलग टैक्स के लॉस थे, उनके अकॉर्डिंगली अलग अलग टैक्स लगता था, उसका अलग अलग तरीके से हमको कंप्लायंस करना पड़ता था, उसका रिटर्न भरना पड़ता था, और उसकी एक डिफरेंट कॉस्ट होती थी, जिसमें एक हमारे पास में था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। इंडिया में अगर आप किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोडक्शन करते हो तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चार्ज करती थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी। ये जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए या प्रोड्यूस किए, इनको जब आप आगे सेल करोगे तो सेल करते समय, सेल ऑफ गुड्स के समय एक तो सर उसके ऊपर वैट लगेगा या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी कि सीएसटी लगेगा। एक तो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा या फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, यानी कि एक तो वैट लगेगा या फिर सीएसटी लगेगा। तो ये सेल्स टैक्स में हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक इंडिपेंडेंट वैट लॉ बनाया था। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना सेपरेट वैट लॉ था, उसके अलग अलग कंप्लायंसेस थे, उसके अलग अलग रेट थे, उसका अलग अलग ऑडिट होता था, उसके सेपरेट रिटर्न्स भरे जाते थे, अकॉर्डिंगली उसका वर्किंग होता था। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है या इंटर स्टेट सेल हो रहा है, तो मतलब हम हमारे एक स्टेट में बैठे और हम हमारे स्टेट के बाहर जाके सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सीएसटी चार्ज किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के ऊपर क्या चार्ज करते थे, हम सर्विस टैक्स चार्ज करते थे, विच इज अगेन चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अलग अलग स्टेट में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में अपने स्टेट लेवल के वेरियस टैक्सेस थे, जैसे कि एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रा, एलबीटी, परचेस टैक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो चार्ज कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट। साथ में ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर हम क्या चार्ज करते थे, कस्टम्स ड्यूटी। सो दिस वाज द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि मल्टीपल टैक्सेस थे सर और मल्टीपल टैक्स लॉ था।
इन सब के कंप्लायंसेस अलग अलग करने पड़ते थे, ये सब की अलग अलग कॉस्ट होती थी। वन नेशन मल्टीपल टैक्सेस और मल्टीपल मार्केट्स बनते थे। इसकी वजह से क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था या डबल टैक्सेशन होता था। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज आएगा, फिर इसको होलसेलर को जब सेल करेंगे तो उस लेवल पर सेल्स टैक्स अलग आएगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो उसके ऊपर अलग से सेल्स टैक्स चार्ज करेगा, फिर रिटेलर कस्टमर को बेचेगा तो वो अलग से अपना टैक्स चार्ज करेगा। इन सब की वजह से क्या हो गया, मेरी प्राइस बढ़ गई, मेरा इन्फ्लेशन बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में हम थोड़े से नॉन कॉम्पिटेटिव हो गए, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई, हाई टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट हो गई, बिकॉज हर एक टैक्स लॉ का अपना एक अलग ऑफिस रहेगा, उनके अलग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, उनका अलग लीगल कॉस्ट रहेगा, उनके अलग अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो गवर्नमेंट को भी बहुत नुकसान था। तो इन सबको क्योर करने के लिए हमने लाया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के नाम पर हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया, ये जो मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट जो थे हमने अभी जो पढ़े, मैन्युफैक्चर वगैरह वगैरह वगैरह, उन मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट लाया, जिसको हमने नाम दिया सप्लाई, जिसको हमने क्या नाम दिया, सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सर उसके ऊपर जीएसटी आएगा। आगे हमने सप्लाई को दो अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट किया, इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट सप्लाई अलग, इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट सप्लाई अलग, और बेस्ड ऑन दैट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अलग अलग लॉज बनाए और इनका अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन शुरू किया। ठीक है, फिर हमने कुछ जीएसटी के फीचर्स भी पढ़े, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वी हैव ड्यूअल जीएसटी मॉडल, बराबर है, जीएसटीएन अलग है हमारे पास, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हमारे पास अलग है। इतना सब कुछ हम लोगों ने अभी तक देखा है। इन सब के ऊपर हम लोग रिपीटेटिव अलग अलग डिस्कशन और भी करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी था कि आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि जीएसटी में हम एंटर कर रहे हैं। अभी एक एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इतना जो हमने अभी तक देखा है इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप लोगों ने जो नोटबुक में सारे नोटिंग्स किया होगा उसको एक बार रीड कर लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो उसको लिख के रखिए, क्योंकि ये चैप्टर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें और भी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट फिलहाल आप लोगों को इतने जो वर्ड्स आप लोगों ने सुने उसको सिर्फ समझना है, जो भी नोटिंग करनी है नोटबुक में नोटिंग करके रखनी है। किसी को अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या कुछ भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो चिंता नहीं करना है, अनलेस वी कंप्लीट दिस फर्स्ट चैप्टर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज जो रहेगी वो पेंडिंग ही रहेगी। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे, आगे ग्रो करते जाएंगे, आप लोगों को एक एक पॉइंट एक एक इशू को ग्रास्प करने में, अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो हियर। अगले वीडियो में हम जीएसटी बेसिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट जो पॉइंट्स को अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से अंडरस्टैंड किया है उसके इन डेप्थ में जाएंगे, कुछ और नए पॉइंट्स भी समझेंगे। टिल दैट पॉइंट टेक केयर, थैंक यू।